हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हमें स्टार्ट करना था चैप्टर नंबर 2 से, जो कि बात करता है अनलॉफुल एसोसिएशन की। हम पढ़ रहे हैं यूएपी, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 का ये एक्ट है। तो सबसे पहले इसमें होगा डिक्लेरेशन ऑफ एन एसोसिएशन एज अनलॉफुल। तो किसी भी एसोसिएशन को अनलॉफुल डिक्लेयर किया जाएगा तो इफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ ओपिनियन दैट एनी एसोसिएशन हैज बिकम एन अनलॉफुल एसोसिएशन, इट में by notification in the official gazette declare such association to be unlawful। तो जब भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ये ओपिनियन है कि कोई भी एसोसिएशन है वो अनलॉफुल एसोसिएशन बन गई है, तो वो नोटिफिकेशन डिक्लेयर ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेयर और मतलब इशू करके डिक्लेयर कर सकते हैं इसको अनलॉफुल। और जो भी नोटिफिकेशन होगी उसमें स्पेसिफाई किया जाएगा ग्राउंड ऑन विच इट इज इशूड एंड सच अदर पर्टिकुलर एज स्टेट गवर्नमेंट में कंसिडर नेसेसरी। और जो भी अलग अदर पर्टिकुलर्स हैं जिनकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट को लगता है, तो ग्राउंड्स बताना पड़ेंगे कि वो उनको अनलॉफुल डिक्लेयर किया गया है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन सबसेक्शन शैल रिक्वायर सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिस्क्लोज एनी फैक्ट व्हिच कंसीडर टू बी अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट टू डिस्क्लोज। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को तब जरूरी नहीं होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो जाएगा, अगर ये ग्राउंड बता दिया जाए तो। फिर सबसेक्शन 3 बात करता है नो सच नोटिफिकेशन शैल until the tribunal has an order made under section 4 confirm the declaration made therein, an order is published in the official gazette। तो जब भी ये नोटिफिकेशन इशू की जाएगी तो ये अफेक्ट तब तक नहीं होगी जब तक ट्रिब्यूनल जो है वो ऑर्डर में अपने सेक्शन 4 में जो ऑर्डर देके कंफर्म नहीं कर देता, जो डिक्लेरेशन जो है वो पब्लिश नहीं कर दिया थी ऑफिशियल गैजेट में। अब प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ प्रोवाइडेड दैट इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ ओपिनियन दैट द सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट व्हिच रेंडर इज अननेसेसरी फॉर दैट गवर्नमेंट टू डिक्लेयर एन एसोसिएशन टू बी अनलॉफुल विद इमीडिएट इफेक्ट, it may for the reason stated in writing direct that the notification shall, subject to any order that may be made in under section 4, have effect from the date of publication in the official gazette। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ओपिनियन है कि कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे लग रहे हैं जिसके ये वजह से ये नेसेसरी है, जरूरी है कि उसको डिक्लेयर करना है एसोसिएशन को अनलॉफुल इमीडिएट इफेक्ट के साथ, मतलब जरूरी नहीं कि जब बाद में वो कंफर्म करेगा ट्रिब्यूनल तभी होगा, अगर कुछ इमीडिएट इफेक्ट के साथ जरूरी लग रहा है तो वो कर सकते हैं। और वो इसमें रीजन स्टेट करेंगे राइटिंग में और डायरेक्ट करेंगे नोटिफिकेशन में, that subject to any order which may have been made under section 4 have effect from the date of publication in the official gazette। तो जिस दिन से ये ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हुआ उस दिन से इफेक्ट में है। फिर एवरी नोटिफिकेशन जो है इन एडिशन टू इट्स पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, तो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होने के अलावा भी बी पब्लिश इन नॉट लेस देन वन डेली न्यूज़पेपर। तो कम से कम उसके साथ साथ ऑफिशियल गैजेट पब्लिश होने के साथ साथ एक डेली न्यूज़पेपर में भी उसका जो कि सर्कुलेशन होगा स्टेट में, उसमें उसको पब्लिश करना पड़ेगा। इन विच द प्रिंसिपल ऑफिस इफ एनी एसोसिएशन अफेक्टेड इज सिचुएटेड, जहाँ पे भी उस प्रिंसिपल ऑफिस है उस एसोसिएशन का, जहाँ जिस एसोसिएशन को अनलॉफुल डिक्लेयर किया गया है। एंड शैल ऑल्सो बी सर्व्ड ऑन सच एसोसिएशन इन सच अ मैनर एज सेंट्रल गवर्नमेंट में थिंक फिट। और इस तरीके से सारे सर्व किया जाएगा कि जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट को फिट लगता है, ठीक लगता है। एंड ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड्स फॉलोइंग अफेक्टिंग सच सर्विस नेमली, तो कौन कौन से तरीके होंगे सर्विस करने का, मतलब और अलग से जो और चीजें हैं वो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले ए वाला है फिक्सिंग अ कॉपी ऑफ द नोटिफिकेशन टू द सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द ऑफिस इफ एनी ऑफ द एसोसिएशन। तो जहाँ पे भी एसोसिएशन है वहाँ के कॉन्स्पिशियस पार्ट पे नोटिफिकेशन को अफिक्स कर देंगे, उसकी कॉपी, मतलब जो भी नोटिफिकेशन कॉपी है। फिर सर्विंग अ कॉपी ऑफ नोटिफिकेशन वेयर इज पॉसिबल ऑन द प्रिंसिपल ऑफिस बियरर्स इफ एनी ऑफ द एसोसिएशन। और तो उसकी जो कॉपी है एक दूसरी हम ऑफिस के प्रिंसिपल ऑफिस बियरर को भी देंगे। फिर बाय proclamation by beating drum or by means of loudspeaker content of the notification in the area which the activities of the association are ordinarily carried on।
तो एक प्रोक्लेमेशन भी कर देंगे बीट्स को ड्रम करके लाउड स्पीकर्स में, या तो कंटेंट्स को बोल देंगे जो भी नोटिफिकेशन में है वहां पे जहाँ पे वो एरियाज में वो एसोसिएशन है, या फिर ऑर्डिनरी अपना कैरी ऑन करती है वो। और अदर मैनर एज बी प्रिस्क्राइब, तो कुछ अदर मैनर होंगे तो उस तरीके से भी प्रिस्क्राइब जो किए हैं उस तरीके से किया जाएगा काम। फिर सेक्शन 4 बात करता है रेफरेंस टू ट्रिब्यूनल। अब देखिए हमने बात की थी कि ट्रिब्यूनल कंफर्म करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ एक नोटिफिकेशन इशू कर सकती है, उसके बाद विद इन 30 डेज में ट्रिब्यूनल उसको कंफर्म करेगा कि हाँ ये अनलॉफुल एसोसिएशन है। तो उसी के बारे में दिया हुआ है, वेयर एन एसोसिएशन हैज बीन डिक्लेयर्ड अनलॉफुल बाय अ नोटिफिकेशन इशूड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3। तो जब भी किसी एसोसिएशन को अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया गया सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस नोटिफिकेशन अंडर सबसेक्शन 3, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 30 डेज के अंदर पब्लिकेशन के जो कि नोटिफिकेशन उन्होंने किया सबसेक्शन में रेफर कर सकती है नोटिफिकेशन ट्रिब्यूनल को, मतलब रेफर कर नहीं सकती, मतलब करेंगी, रेफर करेंगे अपनी नोटिफिकेशन को ट्रिब्यूनल को फॉर द पर्पस ऑफ एडजुडिकेटिंग वेदर और नॉट देयर इज सफिशिएंट कॉज फॉर डिक्लेयरिंग एसोसिएशन अनलॉफुल। कि ये चेक करने के लिए कि ट्रिब्यूनल चेक करेगा कि वेदर और नॉट, मतलब सफिशिएंट है कि उनको अनलॉफुल डिक्लेयर किया गया है कि नहीं। फिर आगे देखिए क्या प्रोसीजर होगा। ऑन रिसीप्ट ऑफ रेफरेंस अंडर सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 में जो ट्रिब्यूनल के पास एक रेफरेंस आया है, ट्रिब्यूनल कॉल ट्रिब्यूनल shall call upon association affected by notice in writing to show cause within 30 days from the date of service of such notice why the association should not be declared unlawful। तो ट्रिब्यूनल जो है वो एसोसिएशन को जो भी मतलब अफेक्टेड है इससे उनको नोटिस देगा, शो कॉज नोटिस देगा उनको राइटिंग में। उनको ये बताना पड़ेगा कि उनको बताना पड़ेगा 30 डेज के अंदर कि क्यों उनके खिलाफ ये डिक्लेयर किया गया है जो अनलॉफुल एसोसिएशन, वो क्यों ना डिक्लेयर करे। फिर थर्ड बात करता है आफ्टर कंसिडरिंग द कॉज इफ एनी शोन बाय द एसोसिएशन और द ऑफिस बियरर्स और द मेंबर्स देयर ऑफ। अब वो कंसीडर करेगा ट्रिब्यूनल जो कुछ भी उनकी तरफ से शो किया गया एसोसिएशन या ऑफिस बियरर या मेंबर्स की तरफ से, तो ट्रिब्यूनल शैल होल्ड एन इंक्वायरी, तो सबसे पहले ट्रिब्यूनल इंक्वायरी को होल्ड करेगा इन अ मैनर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 9, जैसे कि सेक्शन 9 में मैनर बताया गया है। आफ्टर कॉलिंग फॉर सच फर्दर इन्फॉर्मेशन, और बाकी की इन्फॉर्मेशन कॉल करने के बाद जो कि उसको नेसेसरी लगता है फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से बाकी नोटिस बाकी सारे इन्फॉर्मेशन मांगेगा, और फ्रॉम एनी ऑफिस बियरर और मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन इट शैल डिसाइड whether or not there is sufficient cause for declaring the association to be unlawful, और ये डिसाइड करेगा कि whether or not यहाँ पे sufficient cause है क्या डिक्लेयर करने के लिए unlawful assembly, और expeditiously as possible and the case within a period of 6 months from the date of issue of notification under subsection 1 of section 3, such order as may deem fit, either confirming the declaration made in the notification or cancelling the same। तो जितना एक्सपीडियसली पॉसिबल उतना एक्सपीडियसली पॉसिबल किया जाएगा डिस्पोज ऑफ करने का, और विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 मंथ के जिस दिन से भी उसको नोटिफिकेशन इशू हुई है सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 की, उस दिन से डिसाइड कर दिया जाएगा। और जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, या तो कंफर्म करेंगे डिक्लेरेशन को, या फिर उसको नोटिफिकेशन में इशू या फिर कैंसिल कर देंगे सेम। दो ही चीज हो सकती है बस। ऑब्वियस सी बात है, या तो ट्रिब्यूनल चाहेगा तो कंफर्म कर देगा, ट्रिब्यूनल अगर सेटिस्फाई हो गया, अदरवाइज कैंसिल कर देगा वो ऑर्डर जो हुआ है पास। लेकिन डिसाइड कितने दिन में करेगा, 6 मंथ में करेगा। फिर द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल मेड अंडर सबसेक्शन 3 शैल बी पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट, तो जो भी ट्रिब्यूनल का ऑर्डर होगा वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया जाएगा। अब सेक्शन नंबर 5 बात करता है द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट कंस्टिट्यूट व्हेन नेसेसरी अ ट्रिब्यूनल टू बी नोन एज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन ट्रिब्यूनल कंसिस्टिंग वन पर्सन टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी नोटिफिकेशन इशू करके जब भी उसको नेसेसरी लगता है वो ट्रिब्यूनल बनाएगा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन ट्रिब्यूनल को, जिसमें एक पर्सन होगा जो कि अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। फिर प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है कि कोई भी पर्सन यहाँ पे अपॉइंट नहीं हो सकता जब तक वो जज ना हो हाई कोर्ट का। फिर सब सेक्शन 2 बात करता है इफ एनी पर्सन इफ इफ फॉर एनी रीजन अ वैकेंसी अदर देन अ टेम्पररी एब्सेंस। अब किसी भी रीजन की वजह से कोई वैकेंसी होती है टेम्पररी रीजन को छोड़ के, अदर देन टेम्पररी एब्सेंस, सॉरी, तो
occurs in the office of the presiding officer of the tribunal, the central government shall appoint another person in accordance with the provisions of this section. Infill vacancy and proceeding may be continued before the tribunal from the stage at which the vacancy was filled. तो बस ये जब भी वैकेंसी होगी, अगर वो टेम्पररी एक्सेस छोड़ के अगर कोई वैकेंसी है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर देगा कोई अनदर पर्सन को, जो के अकॉर्डिंग फिल होगे, उनके अकॉर्डिंग जो प्रोविजन बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग वो वैकेंसी फिल होगी, और जो प्रोसीड होंगी वो कंटिन्यू की जाएगी उसी स्टेज से जहाँ से वो वैकेंसी फिल की गई है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है कि अपने मतलब ये इसके साथ साथ कुछ अवेलेबल करेगा, मेक अवेलेबल टू द ट्रिब्यूनल सच स्टाफ, कुछ स्टाफ जो कि उनको लगता है कि नेसेसरी है, होगा जरूरी, मतलब जरूरी होगा ट्रिब्यूनल के लिए वो स्टाफ होना, जिससे वो अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज कर पाए सेक्ट में। फिर जो भी एक्सपेंसेस हैं जिसमें कनेक्शन में दिए गए ट्रिब्यूनल को, वो डिफरेड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो जो भी एक्सपेंसेस होंगी जो कि इनकर्ड हुई है कनेक्शन ट्रिब्यूनल से रिलेटेड जो भी, तो वो किससे पे की जाएंगी, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पे की जाएंगी। फिर लिखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन एंड द ट्रिब्यूनल शैल हैव पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर एंड ऑल इन मैटर्स अराइजिंग out of discharge of its function, including the place and places on which the hold its sitting। तो जो सेक्शन 9 में प्रोविजन दिए हैं उनके अलावा ट्रिब्यूनल के पास अपना खुद का पावर होगा कि वो अपना खुद का प्रोसीजर बना सकता है, और सारे मैटर्स को डिस्चार्ज करने के लिए कुछ भी फंक्शंस वगैरह कर सकता है खुद के, और इसमें इंक्लूड होगा कि वो प्लेस या प्लेसेस जहाँ पे वो बैठना चाहे बैठ सकते हैं। फिर सबसेक्शन 6 बात करता है द ट्रिब्यूनल शैल फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग इंक्वायरी अंडर दिस एक्ट शैल हैव पावर एज वेस्टेड इन द सिविल कोड अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो ट्रिब्यूनल जब भी कोई इंक्वायरी कर रहा है इस एक्ट में तो उसके पास सारी पावर्स होंगी सिविल कोड की, जो कि सीपीसी में दी हुई है, 1908 का एक्ट है, एक्ट नंबर 5। जब भी वो ट्राई कर रहा है या फिर जब भी वो ट्राई कर रहा है किसी सूट को इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स नेमली, तो कौन कौन सी उसके पास पावर होंगी बताया वो। सबसे पहले वो समन कर सकता है, एनफोर्सिंग करा सकता है अटेंडेंस ऑफ विटनेस की, और एग्जामिन कर सकता है उनको ओथ पे। फिर दूसरा डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट करा सकता है और अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट जो कि प्रोड्यूसिबल है एज एविडेंस। फिर उसके बाद है रिसेप्शन ऑफ एविडेंस ऑन एफिडेविट, एफिडेविट पे वो एविडेंस ले सकता है। रिक्वायरिंग कर सकता है ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस, तो किसी भी कोर्ट या ऑफिस से वो पब्लिक रिकॉर्ड मंगा सकता है, और इश्यू कर सकता है कमीशन एग्जामिन करने के लिए विटनेसेस को। तो जो भी प्रोसीडिंग होगी ट्रिब्यूनल की उसको हम जुडिशियल प्रोसीडिंग मानेंगे विद इन द सेक्शन 193 एंड 228 ऑफ आईपीसी। और जो ट्रिब्यूनल होगा वो डीम टू बी सिविल कोड होगा फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 195 ऑफ द कोड। मतलब सीआरपीसी में जो 195 सेक्शन है उसके हिसाब से वो कोड होगा। फिर सेक्शन 6 बात करता है पीरियड फॉर ऑपरेशन एंड कैंसिलेशन ऑफ नोटिफिकेशन। Subject to the provisions of subsection 2, the notification issued in section 3 shall declare made therein confirmed by the tribunal, and an order made under section 4 remain in force for the period of 5 years from the date on which its notification becomes effective। तो जो कि प्रोविजंस में सबसेक्शन 2 में दिया हुआ है उसको याद में रखते हुए जो भी नोटिफिकेशन इशू की गई है सेक्शन 3 में, इफ इट इज डिक्लेयर्ड मेड विद इन द कंफर्म बाय द ट्रिब्यूनल, तो कंफर्म किया गया है ट्रिब्यूनल का, तो ऑर्डर मेड जो भी हुआ सेक्शन 4 में वो रिमेन होगा पीरियड के लिए, कितने पीरियड के लिए, एक बार ऑर्डर हो गया तो 5 years के लिए, जिस दिन वो नोटिफिकेशन इफेक्टिव हुई है उस दिन से। फिर सबसेक्शन 2 बात करता है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में यहाँ पे कुछ भी बात हो गई है, जब जो भी डिक्लेयर कर दिया गया है 5 साल तक रहेगा वो ठीक है, उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको या तो खुद मतलब आइदर ओन मोशन, मतलब उनको खुद लगता है सीओ मोटो, या फिर किसी ने एप्लीकेशन की है जो कि पर्सन एग्रीव्ड है, तो एट एनी टाइम मतलब किसी भी टाइम को कैंसिल कर सकती है नोटिफिकेशन जो कि इशू की गई है सेक्शन 3 में, वेदर और नॉट द डिक्लेरेशन मेड देयर इन हैज बीन कंफर्म बाय द ट्रिब्यूनल। इससे फर्क नहीं पड़ता कि जो डिक्लेरेशन मेड की गई है वो ट्रिब्यूनल ने कंफर्म किया नहीं।
फिर सेक्शन 7 बात करता है पावर टू प्रोहिबिट द यूज ऑफ फंड ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली। So where an association has been declared unlawful by notification issued under Section 3, which become effective under subsection 3 of the section, the central government is satisfied after the inquiry that it may think that any person has custody of any money, security, credit which are being intended to use for the purpose of unlawful association. The central government may, by order in writing, prohibit such person from paying, delivering, transferring, otherwise dealing in any manner whatsoever with such money, securities or credits, or which other money, securities or credit which come to his custody after making the order same in accordance with the written order of the central government. A copy of such order shall be served upon the person prohibited in manner specified in subsection 3. तो जब भी कोई एसोसिएशन है जिसको अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाएगी इंक्वायरी के बाद, उनको लगता है कि जो मनी है, क्योंकि किसी कस्टडी मनी, सिक्योरिटी या कुछ भी क्रेडिट वगैरह है जो कि अनलॉफुल असेंबली के पास है और उसके द्वारा वो ये ऑफेंस की जा रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑर्डर करेगी राइटिंग में, प्रोहिबिट कर देगी पर्सन को पेइंग, मतलब या तो वो ना किसी को पे करने वाले हो तो पे करने से मना कर देंगे, उन लोगों को डिलीवरी करने से मना कर देंगे, ट्रांसफर करने से मना कर देंगे, किसी भी तरीके की कोई भी मनी, सिक्योरिटी या क्रेडिट और अदर मनी जो भी है उनके कस्टडी में और उससे रिलेटेड ऑर्डर कर देंगे। मतलब क्या होता है कि आतंकवाद जो कोई कर रहा है, जिसको अनलॉफुल असेंबली डिक्लेयर कर दिया, सॉरी अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर दिया, अब उस पर्टिकुलर पर्सन के जो मनी वगैरह के लेन-देन है उसके ऊपर रोक लगा देंगे, क्योंकि जो कोई भी आतंकवाद करता है वो मनी से ही करता है। मतलब मनी मस्ट है। अगर किसी को भी आतंकवाद करना है तो उसको ज़रूरी होगा कि उसके पास, मतलब उसको ज़रूरी होगा कि उसके पास कुछ पैसा हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या रोक लगा रही है कि उस पैसे का लेन-देन बंद करा देगी, ट्रांसफर बंद करा देगी। किसी भी तरीके से, ना तो मनी, ना तो कुछ अदर फॉर्म ऑफ मनी है जो भी, किसी भी तरीके का सारी चीज़ इसमें आ जाएँगी। उनके ऊपर वो रोक लगा देगी। जैसा कि ऑर्डर वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और जो उसकी कॉपी होगी वो उस पर्सन को दे दी जाएगी जो कि जिसको प्रोहिबिट किया है यूज करने से मनी को। फिर सबसेक्शन 2 बात करता है सेंट्रल गवर्नमेंट में endorse a copy of prohibitory order under subsection 1 for investigation to any of gazette officer of the government and may select any of the copies, and such copy shall be the warrant, and whereunder the officer can enter in or upon the premises of the person to whom order is directed and examine the books of such person, search for money, securities, credit, make inquiries, and such person or any person, agent, servant of such person touching the origin of any dealing in any money, security, credits, which investigation officer may suspect of being used or intended to be used for the purpose of unlawful association. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कॉपी इश्यू करके अपने प्रोहिबिटरी ऑर्डर की सबसेक्शन 1 में इन्वेस्टिगेशन करा सकती है। इन्वेस्टिगेशन किससे कराएगी? गैजेटेड ऑफिसर से, जो कि गवर्नमेंट का ने सिलेक्ट किया होगा। और जो कॉपी वो देगी इस ऑफिसर को, वो वारंट की तरह यूज होगा और उससे क्या होगा कि जो भी ऑफिसर है वो कहीं पे भी जाके किसी भी बुक्स को, किसी भी अकाउंट्स को वो चेक कर सकता है और किसी को भी वो सर्च कर सकता है। और with जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को लगता है कि सस्पेक्ट होगा बीइंग यूज्ड फॉर द इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ नॉन लॉफुल एसोसिएशन, तो जो भी है, जो ये पर्टिकुलर पर्सन और गैजेटेड ऑफिसर है जिसको उसको जो भी लगता है कि हाँ ये पर्सन या तो मनी से डील कर रहे हैं या किसी भी तरीके से, लेकिन वो क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि अनलॉफुल एसोसिएशन उनका पर्पस है, तो ये पावर दी जाएगी कि उनका सर्च हो जाएगा। फिर सबसेक्शन 3 बात करता है कॉपी ऑफ ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी सर्व्ड इन अ मैनर प्रोवाइडेड इन द कोड फॉर द सर्विस ऑफ समन्स। तो जो भी कॉपी होगी ऑर्डर की वो इस तरीके से सर्व की जाएगी कोड में, जिस तरीके से बताया हुआ है, सीआरपीसी बताया हुआ है, फॉर द सर्विस ऑफ समन, समन से सर्व करने के लिए। वेयर द पर्सन टू बी सर्व्ड इज अ कॉर्पोरेशन
company, bank, or other association. It shall be served on any secretary, director, or other officer of a person concerned with the management thereof by leaving it or sending it by post addressed to the corporation, company, bank, other association as its registered office, where no registered office the place carries on business. तो जो भी ऑर्डर यहाँ पे पास आउट हुआ है उसको क्या किया जाएगा कि जो भी सीआरपीसी में दिया है उसकी तरह से वो समन की तरह सर्व कर दिया जाएगा। और किसको सर्व करेंगे तो कॉर्पोरेशन को, कंपनी को, बैंक को या अदर एसोसिएशन को। और उनको किस तरीके से सर्व किया जाएगा तो उनके सेक्रेटरी, डायरेक्टर या कोई अदर ऑफिसर है जो किस पर्सन के कंसर्न मैनेजमेंट में है, मतलब उसकी कॉर्पोरेशन वगैरह के मैनेजमेंट में है, या तो लीविंग इट और सेंडिंग, मतलब या तो उनके पास छोड़ दिया जाएगा वो ऑर्डर या तो सेंड किया जाएगा पोस्ट से एड्रेस करते हुए कॉर्पोरेशन को, बैंक को या कंपनी को, और जहाँ पे भी उनका रजिस्टर्ड ऑफिस है। और यहाँ अगर वो रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है तो किसको किया जाएगा, जहाँ पे प्रिंसिपल, जहाँ पे कैरी ऑन करते हैं वो बिजनेस को, वहां पे किया जाएगा। फिर सबसेक्शन 4 बात करता है एनी पर्सन एग्रीड बाय अ प्रोहिबिटरी ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 इट में विद इन 15 डेज। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि यहाँ पे 15 डेज है। मैं अच्छे से कर देता हूँ उसको यहाँ पे ये, 1 मिनट। तो कोई पर्सन अगर एग्रीव्ड है इस चीज से तो विद इन 15 डेज फ्रॉम द सर्विस ऑफ ऑर्डर, तो इसको मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूँ। हम्म। तो यहाँ पे कोई पर्सन अगर एग्रीव्ड हुआ है प्रोहिबिटरी ऑर्डर से सबसेक्शन 1 के, तो वो विद इन 15 डेज में क्या करेगा, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द ऑर्डर एप्लीकेशन मेक करेगा किसको, कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। तो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ पे होगा विद इन द लोकल लिमिट्स ऑन हुज सच पर्सन वॉलंटरी resides or carries on business or personally works for gain, to establish that the money, security, credit in respect of which the prohibitory order has been made is not being used or intended to be used for the purpose of unlawful association, and the court of the district judge shall decide the question। तो बस अब जिसको भी प्रोहिबिट कर दिया था ये मनी वगैरह यूज करने से, अगर वो एग्रीड पर्सन है और वो अगर बताना चाहता है कि नहीं उसने ऐसा कुछ काम नहीं किया है, अगर वो अपने उससे एग्रीड हो गया है, तो वो विद इन 15 डेज जिस दिन भी उसका ऑर्डर हुआ है वो एप्लीकेशन करेगा कोर्ट को किस कोर्ट को, तो डिस्ट्रिक्ट जज को करेगा, जिसकी जुरिडिक्शन में वो अपना वॉलंटरी रिसाइड करता है, मतलब या तो रहता है या तो कैरीज ऑन बिजनेस करता है या पर्सनली वर्क फॉर गेन करता है। और वहां पे वो एस्टेब्लिश करेगा कि मनी, सिक्योरिटी और क्रेडिट जो है वो प्रोहिबिटरी ऑर्डर जिसमें वो ये नहीं यूज हो रहा था, नॉट बीइंग यूज्ड और नॉट इंटेंडेड टू बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ अनलॉफुल एसोसिएशन, एंड द कोर्ट, और जो कोड ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज है, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो डिसाइड करेंगे ये क्वेश्चन को। 1 मिनट। अब सबसेक्शन 5 बात करता है एक्सेप्ट सो फार एज नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन नो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सबसेक्शन 2 shall be divulged by any gazette officer of the government without the consent of the सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जब भी उस चीज को छोड़ के जब भी नेसेसरी होगा पर्पस ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन, तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी किसी भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मिली है सबसेक्शन 2 में, वो किसी भी तरीके से जो भी, मतलब वो छुपा के रखी जाएगी गैजेटेड ऑफिसर के द्वारा, जो भी उसको मतलब ऑन इन्वेस्टिगेशन करते टाइम कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली है, जो भी गवर्नमेंट का ये गैजेटेड ऑफिसर है, और वो विदाउट द कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा वो कहीं भी शेयर नहीं कर सकता वो इन्फॉर्मेशन। फिर सबसेक्शन 6 बात करता है इन केस द सिक्योरिटी इंक्लूड्स अ डॉक्यूमेंट वेयर बाय a person acknowledge that he is under legal liability to pay money and where the person obtained a legal right for payment of money। सिक्योरिटी का मतलब क्या होगा, सिक्योरिटी का मतलब यही है जो यहाँ पे वैल्यूएबल सिक्योरिटी बताया जाता है आईपीसी में, मतलब इसी तरीके का कि कोई डॉक्यूमेंट होगा कि कोई पर्सन एक एक्नॉलेजमेंट दे रहा है कि या तो उसके पास लीगल लाइबिलिटी, मतलब उसके ऊपर लीगल लाइबिलिटी वो किसी को पे करे,
और पर्सन अगर एक लीगल राइट है किसी से पेमेंट लेने का, वो यहाँ पे आ जाता है सिक्योरिटी मतलब। सिक्योरिटी वर्ड को डिफाइन किया गया है। फिर सेक्शन नंबर 8 बात करता है पावर टू नोटिफाई प्लेसेस यूज फॉर द पर्पसेस ऑफ एन अनलॉफुल एसोसिएशन। So, where an association has been declared unlawful by a notification issued under Section 3, has become effective under Section 3 of that section. The central government may, by notification of the official gazette, notify the place in which its opinion is used for the purpose of unlawful association. तो जब भी किसी एसोसिएशन को डिक्लेयर कर दिया गया है अनलॉफुल, तो नोटिफिकेशन इशू करके सेक्शन 3 में इफेक्टिव बनाने के सब सेक्शन 3 में जो भी है इसके सेक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट may by notification of the official gazette notify the place in which is opinion for the purpose of unlawful association। तो अगर फिर उसके बाद क्या कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी नोटिफिकेशन इशू करके फिर वो ऑफिशियल गैजेट में बता सकता है कि कुछ प्लेस भी है, कोई ऐसी प्लेस भी है जो उनके ओपिनियन में है कि वो अनलॉफुल एसोसिएशन की तरह यूज हो रही है। तो एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ सब सेक्शन द प्लेस इंक्लूड्स, प्लेस में क्या क्या इंक्लूड होगा, एक हाउस भी हो सकता, मतलब हाउस हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, और किसी उनका पार्ट देयर ऑफ जो भी है मतलब उनके पार्ट्स हैं, और या तो कोई टेंट है या कोई वेसल है, तो वो यहाँ पे माना जाएगा। अब सबसेक्शन 2 बात करता है ऑन इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन अंडर सबसेक्शन 1। जब भी इशू की गई है नोटिफिकेशन सबसेक्शन 1 में, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है वो विद इन लोकल लिमिट्स ऑन हुज जुरिडिक्शन सच नोटिफिकेशन द प्लेस इज सिचुएट और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम इन राइटिंग इन दिस बिहाफ मे मेक लिस्ट ऑफ ऑल मूवेबल प्रॉपर्टीज। तो जब भी किसी प्लेस को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया अनलॉफुल एसोसिएशन के तरीके से, फिर उसके बाद क्या होगा कि जो भी नोटिफिकेशन इशू की गई सबसेक्शन 1 में, उसका जो डीएम होंगे जिनकी जुडिक्शन में ये हो रहा है, जहाँ पे वो प्लेस नोटिफाई की गई है, या फिर कोई अदर ऑफिसर होगा जो कि ऐसो ऑथराइज किया गया है उनकी तरफ से राइटिंग में इस बिहाफ में, वो लिस्ट बनाएगा मूवेबल प्रॉपर्टीज की कि वहाँ पे क्या क्या मूवेबल प्रॉपर्टीज है, मतलब क्या क्या उस जगह पे सामान वगैरह पड़ा हुआ है जो कि मूवेबल है। इसमें क्या-क्या चीज़ों की लिस्ट छोड़ दी जाएगी, तो जो सेक्शन 60 ऑफ सीपीसी में एक्सेम्प्ट है, वो वाली चीज़ें यहाँ पे छोड़ दी जाती हैं। बाकी सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। तो अदर देन मैं पढ़ देता हूँ, वियरिंग अपील्स है, कुकिंग वेसल्स है, बेड्स एंड बेडिंग्स है, टूल्स ऑफ पार्टीशंस है, इम्प्लीमेंट्स ऑफ हस्बेंड्री है, कैटल, गेन, फूड स्टफ्स एंड सच अदर आर्टिकल्स हैज़ बीन कंसीडर्ड टू बी trivial nature, found in the notified place in the presence of two respectable witnesses। तो ये लिस्ट किसके प्रेजेंस में बना जाएगी, तो टू रिस्पेक्टेबल विटनेसेस के प्रेजेंस में ये लिस्ट बनाई जाएगी। फिर सबसेक्शन 3 बात करता है द ओपिनियन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दैट द आर्टिकल स्पेसिफाइड इन द लिस्ट are many to be used for the purpose of unlawful association, it may make the order of prohibiting any person from using article save in accordance with the written order of the district magistrate। तो जब भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का ओपिनियन है कि जो कुछ भी आर्टिकल वहां पे पाए गए हैं वो अनलॉफुल एसोसिएशन के लिए यूज कर सकते हैं, तो वो एक ऑर्डर कर देगा, प्रोहिबिट कर देगा ऑर्डर इशू करके कि ये वाले चीजें को वो यूज नहीं कर सकता। अगर वो यूज करना चाहता है तो वो रिटर्न ऑर्डर लेगा पहले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के, डीएम के। अब सबसेक्शन 4 बात करता है कि डीएम में अपॉन मेक एन ऑर्डर नो पर्सन एट द डेट ऑफ नोटिफिकेशन was not a resident of the notified place shall without the permission of DM enter or be on और इन नोटिफाइड प्लेस। तो डीएमए को ऑर्डर और पास कर सकते हैं कि कोई पर्सन जो वहाँ का रेसिडेंट नहीं है, जिस भी नोटिफाई एरिया जो भी नोटिफाइड प्लेस है वहाँ पे वो नहीं जा सकता बिना डीएम के परमिशन के, ना तो वहाँ पे एंटर कर सकता है और ना ही वहाँ पे जा सकता है नोटिफाइड प्लेस के लिए। लेकिन प्रोवाइडेड दैट में लिखा है नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई टू नियर रिलेटिव। तो ये जो चीज़ है वो नियर रिलेटिव पे अप्लाई नहीं होगी पर्सन के हु वाज अ रेसिडेंट इन द नोटिफाइड प्लेस एट द टाइम ऑफ नोटिफिकेशन। तो जो भी नोटिफाइड प्लेस में जो भी वहाँ के रेसिडेंट हैं उनके अगर कोई रिलेटिव वगैरह है तो वो वहाँ पे जा सकते हैं। फिर सबसेक्शन 5 बात करता है वेयर इन परसुएंस ऑफ सबसेक्शन 4 एनी पर्सन इज ग्रांटेड परमिशन टू एंटर और टू बी इन द नोटिफाइड प्लेस दैट पर्सन शैल व्हाइल एक्टिंग अंडर such permission complies such orders for the regulating his conduct as may be given by the district magistrate। तो जब भी
जो भी यहाँ पे ऑर्डर इशू किया है, उसके बाद कोई पर्सन है जिसको परमिशन ग्रांट की गई है एंटर करने के लिए, तो वो एंटर तो कर पाएगा नोटिफाइड प्लेस पे। लेकिन जब भी वो परमिशन के साथ एक्ट कर रहा है, तो उसको कंप्लाई करना पड़ेगा जो ऑर्डर्स में जो कंडीशंस हैं, जो कि डीएम ने सजेस्ट की गई है, मतलब डीएम के द्वारा बताई गई है, वो कंडीशन उसको फॉलो करना पड़ेगी। अगर वो परमिशन लेके भी जा रहा है तो ऐसा नहीं कि परमिशन लेके गया डीएम के तो वो वहां पे कुछ भी कर लेगा। उसको वो कंप्लाई करना पड़ेंगे ऑर्डर्स जो कि रेगुलेट कर रहा है उसकी कंडक्ट को, जो कि गिवन किए गए ने डीएम ने जो बताया है। फिर एनी पर्सन, सॉरी एनी पुलिस ऑफिसर, कोई पुलिस ऑफिसर है जिसका रैंक किससे नहीं है, सब इंस्पेक्टर से कम नहीं है, अदर पर्सन जो कि ऑथराइज किया गया है इसके बिहाफ में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, वो सर्च कर सकता है, किसी पर्सन को एंटर कर सकता है और सीकिंग टू एंटर और बीइंग ऑन और इन द नोटिफाइड प्लेस एंड में डिटेन एनी पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ सर्चिंग हिम। तो पुलिस ऑफिसर जिसका रैंक सब इंस्पेक्टर से कम नहीं होगा और जो भी अदर पर्सन ऑथराइज किया गया है किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो सर्च कर सकता है किसी प्लेस में एंटर करके किसी पर्सन को, और जो भी पर्सन वहां पे है, जो पाए गए वहां पे जिस प्लेस को नोटिफाई किया गया है, उनको वो डिटेन भी कर सकता है और उनको सर्च कर सकता है। अब प्रोवाइडेड में लिखा है नो फीमेल शैल बी सर्च इन परसुएंस ऑफ दिस सबसेक्शन एक्सेप्ट बाय द फीमेल। तो फीमेल को कोई भी फीमेल ऑफिसर ही सर्च करेगी, कोई मैन ऑफिसर फीमेल को सर्च नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, बस इतना बताया है। फिर सबसेक्शन 7 बात करता है ऑफिसर इज नोटिफाइड इफ अ पर्सन इज नोटिफाइड प्लेस इन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 4। तो जो नोटिफाइड प्लेस है उसमें अगर कोई पर्सन है जो सबसेक्शन 4 का ऑर्डर का कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, देन विदाउट प्रिजुडिस टू एनी अदर प्रोसीडिंग विच मे बी टेकन अगेंस्ट हिम। तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि मतलब उसको किसी भी तरीके का फर्क नहीं पड़ेगा कि अदर प्रोसीडिंग उसके खिलाफ जो भी कर सकते हैं वो की जाएंगी। ही मे बी रिमूव देयर फ्रॉम बाय एनी ऑफिसर और बाय अदर पर्सन ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी आदमी अगर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है सबसेक्शन 4 का, तो उसका विदाउट प्रीजुडिस जो अदर प्रोसीडिंग कर सकते हैं उसको अफेक्ट नहीं करेंगी, और उस पर्सन को रिमूव किया जा सकता है उस जगह से किसी भी ऑफिसर के द्वारा, एनी ऑफिसर और कोई पर्सन जो कि ऑथराइज किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसके लिए। फिर सबसेक्शन 8 बात करता है एनी पर्सन एग्रीड बाय द नोटिफिकेशन। अगर कोई पर्सन एग्रीड हुआ नोटिफिकेशन से ऑफ एनी प्लेस सबसेक्शन 1 और बाय एन ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 विद इन 30 डेज, तो कितने दिन के अंदर अगर कोई पर्सन एग्रीड हुआ है जो कि नोटिफिकेशन इशू की गई है सबसेक्शन 1 में, या ऑर्डर मेड किया गया है सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 में, तो वो विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन और ऑर्डर। तो वो 30 डेज के अंदर जो भी डेट या ऑर्डर हुआ है उससे एज द केस में मेक एप्लीकेशन टू द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। तो वो किसको एप्लीकेशन करेंगे? टू द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज के पास वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। विद इन हुज लोकल लिमिट द जुरिडिक्शन ऑफ सच नोटिफाइड प्लेस इज सिचुएट। तो वहीं के डिस्ट्रिक्ट जज के पास उनको अपना एप्लीकेशन करना पड़ेगा जिनके लोकल जुरिडिक्शन में वो रहते हैं, जहाँ पे ये नोटिफिकेशन इशू किए या फिर जहाँ पे वो प्लेस सिचुएट करते हैं, मतलब। फॉर डिक्लेयरिंग दैट द प्लेस हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ अनलॉफुल एसोसिएशन। उसमें क्या करेंगे वो लोग कि सबसे पहले ये बात करेंगे कि डिक्लेयर करिए कि ये जो प्लेस है वो यूज नहीं हो रही है अनलॉफुल एसोसिएशन के लिए, और सेट असाइड करवाएंगे जो ऑर्डर हुए हैं अंडर सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 में। एंड ऑन रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज shall give being the parties an opportunity of being heard and decide the question। तो जैसे उनको ये रिसीव हुई एप्लीकेशन, द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट जज है वो शैल गिविंग द पार्टीज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, तो उनको एक सुनने का मौका दिया जाएगा, मतलब उनको सुना जाएगा और डिसाइड किया जाएगा ये क्वेश्चन। फिर सेक्शन 9 बात करता है प्रोसीजर टू बी फॉलो इन डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन, सॉरी दिस एक्ट। So subject to any rules that may have been made in this act, the procedure to be followed by the tribunal holding an inquiry under subsection 3 of section 4 or by the court of district judge in disposing application under subsection 4
of Section 7 or subsection 8 of Section 8 shall be made by the procedure laid down in the सिविल प्रोसीजर। तो सीपीसी में जो भी प्रोसीजर दिया गया है 1908 में, एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908 जो है, वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोई भी क्लेम्स और डिसीजन ट्रिब्यूनल के, और जो कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज हैं एज द केस में भी शैल बी फाइनल। तो इसमें जो भी है, सिंपल सी बात की गई कि जब भी वो कोई भी एप्लीकेशन या इंक्वायरी यहाँ पे डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, कौन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जज या जो भी है उनके पास ये एप्लीकेशन यहाँ पे लगाई गई है, वो अपना खुद का प्रोसीजर लेट डाउन कर सकते हैं जैसा कि सीपीसी में उनको दिया गया है। और जो भी इनकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्लेम चल रहा है और डिसीजन जो भी ट्रिब्यूनल या कोर्ट दे रहा है, जो भी डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट है, एज अ केस में भी, और वो फाइनल होगा। मतलब जो भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन या क्लेम और डिसीजन जो ट्रिब्यूनल ने दिया है या फिर कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज ने दिया हुआ है, वो शैल भी फाइनल होगा, मतलब फाइनल माना जाएगा, उसके खिलाफ कुछ नहीं होगा। ओके।